डिवीजन करके जल्दी जल्दी चल जाइएगा, ठीक है ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है पाई इंटू आर प्लस टू, पाई इंटू आर प्लस टू है। जब आर प्लस टू कीजिएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ कुछ गलती, यहाँ पर होगा आप लोग का आर इंटू पाई प्लस टू, आर इंटू पाई प्लस टू होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जब पाई प्लस टू का जब आप लोग भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो 36/7 आएगा, 36/7 आर आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं रहता है और वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर बटा टू, पाई स्क्वायर बटा टू होता है। बलय का क्षेत्रफल क्या होता है, बलय यानी रिंग, रिंग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई इंटू कैपिटल आर के स्क्वायर माइनस स्मॉल आर के स्क्वायर, ठीक है ना। नहीं रहता चाप की लंबाई, चाप की लंबाई होता है पाई थीटा बटा 180, पाई थीटा बटा 180। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई स्क्वायर थीटा बटा 360। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो त्रिज्या द्वारा और जीवा द्वारा जो त्रिभुज का निर्माण होता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर हम लोग को निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो जीवा द्वारा जो कटा हुआ जो वृत्त रहेगा वो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई स्क्वायर थीटा बटा 360। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आप लोग को आएगा पाई बाय थीटा बटा 360 और यहाँ पर आए बचेगा 1/2 साइन थीटा। तो ये मेरा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ ध्यान देना आप लोग को कि यहाँ पर जहाँ आर मेरा क्या है त्रिज्या है, डी मेरा क्या होता है व्यास, और व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगना होता है, और त्रिज्या क्या होता है व्यास का आधा होता है। पाई बराबर कितना होता है 22/7, और पाई मान एक और होता है 0.314। आर क्या है बड़ी त्रिज्या, कैपिटल आर मेरा बड़ी त्रिज्या है और स्मॉल आर मेरा छोटी त्रिज्या है। थीटा क्या है, थीटा मेरा है त्रिज्या द्वारा केंद्र पर बना कोण। और एक चीज़ और ध्यान देना है, आप लोग कभी कभी बनाते हैं जब मैथ तो वहाँ पाया जाता है साइन 120 डिग्री माना जाता है, तो साइन 120 डिग्री का मान होता है साइन 60 के बराबर है, √3/2 होता है, ठीक है ना। ये भी याद रखना है। अगला देखते हैं, अगला मेरा आ गया घनाभ में। घनाभ में देखो मेरा क्या है, घनाभ का कुल क्षेत्रफल क्या होता है 2 × LB + BH + HL होता है। और घनाभ का जब दीवार का क्षेत्रफल पूछे, दीवार का क्षेत्रफल का जब बात करें तो होगा 2H × L + B होगा। और घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है LBH, क्या होता है LBH। और घनाभ का विकर्ण क्या होता है √L² + B² + H²। अब कुछ पॉइंट है घन या घनाभ दोनों में है, ठीक है ना, घन और घनाभ दोनों के लिए। घन और घनाभ में भुजा की संख्या कितना होता है 12। सतह या फलक का क्षेत्रफल घन और घनाभ में कितना होता है 6। और घन और घनाभ में शीर्ष कितना होता है वर्टेक्स कितना होता है 8। और घन और घनाभ में कोण कितना होता है 8, कितना होता है 8। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है मेरा घन का कुल क्षेत्रफल। घन का कुल क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। और घनाकार दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाकार दीवार का क्षेत्रफल होता है 2 कम का 2 4 गुना भुजा स्क्वायर। और घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यू, क्या होता है भुजा क्यू। और घन का विकर्ण अब बात करते हैं, घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा, ठीक है ना। अब बेलन में पहुंचते हैं, बेलन का कुल क्षेत्रफल होता है 2 पाई r × r + l। कुल क्षेत्रफल का बात कर रहे हैं। बेलन का वह क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वह क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r h, क्या होता है 2 पाई r h। और बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r² h। और खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, खोखले बेलन का आयतन होता है पाई h × कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। अब पहुंचते हैं हम शंकु में, ठीक है। शंकु का देख लो आप लोग, शंकु का कुल क्षेत्रफल होता है पाई r × r + l, पाई r × r + l। शंकु का वह क्षेत्रफल होता है पाई RL, पाई RL। और शंकु में होता है L होता है, R होता है, H होता है। L मेरा त्रिज्यक ऊंचाई है, R मेरा त्रिज्या है, H मेरा ऊंचाई है। ये तीनों संबंध क्या होता है, इस तीनों संबंध होता है L² बराबर R² + H², याद रखना है। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई R² H होता है। आप लोग को सिर्फ रिविजन करा रहे हैं, ठीक है, समझा नहीं रहे हैं। शंकु का छिन्नक क्या होता है, शंकु का छिन्नक होता है, शंकु का छिन्नक आप देखते हैं तो छिन्नक का वह क्षेत्रफल होता है क्या पाई × R1 + R2 × L। देखो शंकु का वह क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा है पाई RL, तो पाई का पाई और L का L, खाली R के यहाँ पर दो जब काटते हैं तो 2 ठो R आ जाता है, इसलिए उसको लिखेंगे R1 + R2, ठीक है ना। अगला देखते हैं छिन्नक का कुल क्षेत्रफल। छिन्नक का कुल क्षेत्रफल देखिए, पहले इसका छिन्नक का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या कुछ नहीं करना है, छिन्नक का वह क्षेत्रफल में जो शंकु काटने पर जो 2 ठो वृत्त बनता है उसका क्षेत्रफल जोड़ दीजिएगा, तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। छिन्नक का आयतन क्या होगा, तो देख लो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई R² H। ये भी उसी तरह होगा 1/3 पाई का पाई और H का H। इसमें सिर्फ R में परिवर्तन होगा, R में क्यों, क्योंकि काटने पर 2 R बनता है, इसलिए यहाँ पर R में परिवर्तन होगा, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 × R2 हो जाएगा। छिन्नक की तिरछी ऊंचाई बराबर क्या होता है, तो L बराबर √H² प्लस R1 - R2 का होल स्क्वायर होता है, ये याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा आप पहुंच गए हम लोग गोला में। गोला का वह क्षेत्रफल होता है 4 पाई R² और गोला का कुल क्षेत्रफल होता है 4 पाई R²। दोनों याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों वक्र बोले या कुल बोले, गोला का दोनों होता है मेरा 4 पाई R², याद रखना है। और गोला का आयतन मेरा क्या होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई R³, ठीक है।
और खोखले गोला का जब आयतन क्या होगा तो 4/3 पाई का पाई कैपिटल आर के क्यूब माइनस स्मॉल आर के क्यूब। तो खोखले गोले का आयतन होगा 4/3 पाई कैपिटल आर के क्यूब माइनस स्मॉल आर के क्यूब। अब देखते हैं अर्धगोला यानी सेमी स्फेयर। अर्धगोला का वर्ग परिक्षेत्रफल क्या होता है 2πr², यानी जो गोला को काटने पर जो ऊपर में वृत्त बनेगा उसको छोड़ देंगे तो 2πr²। अर्धगोला का कुल परिक्षेत्रफल बोलेंगे तो वो जो ऊपर में जो वृत्त बना था उसको भी शामिल कर लेंगे तो होगा मेरा 3πr²। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, इसमें दोनों सेम नहीं होता है, ठीक है ना, इसमें दोनों सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। वक्र में 2πr² और कुल में 3πr² एक बढ़ जाता है। नहीं रहता है अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3πr³ होता है, ठीक है ना। यानी यहाँ पर जो 4 था आधा हो गया था, उसको आधा करेंगे तो 4 में जब 2 से भागा देंगे तो मैंने बचेगा 2। कितना बचेगा 2, यानी आधा हो गया है, ठीक है। अब खोखले अर्धगोले का आयतन क्या होगा तो 2 का 3 पाई का पाई, यहाँ पर सिर्फ कैपिटल आर के क्यू माइनस स्मॉल आर का क्यू हो जाएगा। नहीं रखते हैं। अब पहुंचे ट्रायगोनोमेट्री में, मेरा मेंसुरेशन का सारा फार्मूला खत्म हुआ। अब पहुंचते हम लोग ट्रायगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में याद रखना है, देखो ये साइन थीटा बराबर होता है p/h, कोसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कोट। साइन थीटा बराबर बोलेंगे p/h तो कोसेक थीटा बराबर बोलेंगे h/p, कोस थीटा बराबर बोलेंगे b/h तो सेक थीटा बराबर बोलेंगे h/b, टेन थीटा बराबर बोलेंगे p/b तो कोट थीटा बराबर बोलेंगे b/p। अच्छा, इसको यार कैसे करना है तो उसको बोलना है, देखो आप लोग को ट्रिक बताते हैं। पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, एस से हिंदुस्तान, एच से हरा, बी से भरा, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और लिख दीजिए साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। सूत्र बना लीजिए आप लोग, ठीक है। अब रहते हैं यहाँ पर जब ये दोनों उल्टा होता है तो ये दोनों गुना करेंगे तो होगा 1, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 और टेन थीटा इंटू कोट थीटा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। अब कुछ और फॉर्मूला देते हैं जो काफ़ी इजी है। साइन 90 थीटा बराबर होता है कोस थीटा होता है और कोस 90 थीटा बराबर साइन थीटा होता है और टेन 90 थीटा बराबर कोट थीटा होता है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, काफ़ी आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, आप लोग सिर्फ देख लीजिए। कोट 90 थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 थीटा बराबर कोसेक थीटा और कोसेक 90 थीटा बराबर सेक थीटा होता है। और एक फार्मूला ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो बार बार आता है काम में, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा और कोट थीटा उसका उल्टा होता है तो कोस मेरा ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आएगा तो कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम आप लोग को बताया कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो साइन थीटा बराबर होगा 1/कोसेक थीटा। तो उसी प्रकार कोसेक का उल्टा क्या होगा साइन, तो कोसेक थीटा बराबर होगा 1/साइन थीटा। टेन थीटा का उल्टा भी बताया तो कोट थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। उसी प्रकार कोट थीटा का उल्टा क्या होगा 1/टेन थीटा। उसी प्रकार कोस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, इसलिए कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। उसी प्रकार सेक थीटा का उल्टा क्या होता है कोस थीटा, इसलिए सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, याद रखना है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, और इसी से ये दो फार्मूला बनता है। साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रखो, उसको उधर पार दो कर दो तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हम कोस को इधर ही रखेंगे और साइन को ये पार कर देंगे तो सूत्र बनेगा मेरा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है मेरा ये वाला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं सेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रखते हैं और टेन को हम ये पार कर देंगे तो मेरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं टेन स्क्वायर थीटा को 1 को इधर पार कर देंगे तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर मेरा क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा में ये 1 इधर घट जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है ना। अगला देखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब हम कोसेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रखते हैं और कोट को ये पार कर देते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र बनता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कोट को इधर ही रखते हैं, 1 को इधर पार करेंगे तो हो जाएगा मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा में 1 घट जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, बचेगा मेरा कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका ये तीनों रहा था और इससे ये सब फार्मूला बनता है। नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान देना, पाई का मान त्रिकोणमिति में पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। पाई/2 यानी 180 में 2 से भाग दो 90 डिग्री। पाई/3 यानी 180 में 3 से भाग दो 60 डिग्री। पाई/4 का मतलब यानी 180 में 4 से भाग दो 45 डिग्री। पाई/6 का मतलब यानी 180 में 6 से भाग दो 30 डिग्री। इसके मतलब होता है अपरिभाषित, इसको बोलते हैं अनंत, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं इन्फिनिटी का प्रतीक इस तरह होता है। अब आप लोग को तो मान याद ही होगा लेकिन एक बार रिविजन कर लीजिए, परीक्षा पहले आप लोग रिविजन जरूर करके जाइएगा। देखो यहाँ पर लिख दिए साइन के उल्टा मान होगा कोसेक का, टेन का उल्टा मान होगा कोट का और कोस का उल्टा मान होगा सेक का, याद रखना है। तो ये आप लोग देख लीजिए, तो बोलेंगे नहीं क्योंकि आप लोग को तो याद ही होगा, सिर्फ आप लोग देख लीजिए, ठीक है। 0 डिग्री 30 डिग्री का मतलब पाई/6, 50 डिग्री का मतलब पाई/4 और 60 डिग्री मतलब पाई/3 और 90 डिग्री मतलब पाई/2। आप लोग इसका मान देख लीजिए और आप लोग रिविजन कर लीजिएगा थोड़ा वीडियो रोक के, ठीक है, और रिविजन करके जरूर जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है, माध्य माध्यिका और बहुलक सवाल है, ठीक है ना। माध्य माध्यिका एवं बहुलक
मीन, मीडियन एंड मॉड। नेक्स्ट अब देखते हैं माध्य बराबर। पहले हम लोग जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है। दिया गया कुल आंकड़ा जो दिया हुआ है, कुल आंकड़ा का योग कर दो और कुल संख्या से भाग दो। जितना आंकड़ा दिया था उसका संख्या भाग दे दो तो मेरा माध्य प्राप्त होता है। तो माध्य बराबर कुल आंकड़ा, सिग्मा मतलब होता है योगफल। क्या होता है? तो कुल चर मान का योगफल बटा कुल संख्या। अब देखते हैं जब बारंबारता दिया रहेगा तो माध्य बराबर क्या होगा। जब बारंबारता दिया रहेगा तो चर मान और बारंबारता के गुणनफल के योग करना है और फिर बारंबारता के योग करके उससे भाग दे देना है, तो वो मेरा आएगा क्या? माध्य। कब? जब बारंबारता दिया हो। अब आते हैं हम लोग माध्यिका में। माध्यिका में सरल वितरण के लिए, सरल वितरण के लिए क्या होता है? जब सरल वितरण है यानी जब ऐसे ही आंकड़ा दिया हो तो अब हम लोग को माध्यिका निकालना है, तो हम लोग पर क्या करते हैं? काउंटिंग करते हैं। अगर संख्या मेरा विषम संख्या है तो माध्यिका बराबर क्या होता है? बीच वाला यानी n+1/2वां चर मान। ठीक है ना। यदि n मेरा सम संख्या हो, काउंटिंग की है और आंकड़ा मेरा सम संख्या में आ गया तो माध्यिका बराबर क्या होगा? बीच में मेरा 2 संख्या आएगा। लेकिन ध्यान देना है, पहले माध्यिका निकालने के पहले आप लोग क्या करना है? दिए गए आंकड़े को पहले बढ़ते या घटते क्रम में जरूर से लेना है। ठीक है ना, नहीं तो गलती हो जाएगा। अगर आप लोग गिनिएगा तो आएगा सम संख्या में, तो क्या कीजिएगा? देखिएगा आप लोग बीच में दो संख्या आएगा तो दोनों को जोड़ के फिर 2 से भाग दे दीजिएगा, यानी माध्य निकाल दीजिएगा तो मेरा माध्यिका हो जाएगा। ठीक है ना। ये सूत्र याद रखने में थोड़ा दिक्कत होगा। n/2वां पद लेना है, फिर n/2+1वां पद लेना है। ठीक है ना। और फिर वो दोनों को जोड़ के यानी माध्य कर देना है। माध्य क्या करते हैं? दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो माध्य कर देना है, तो मेरा निकल जाएगा क्या? माध्यिका। कब? जब सम संख्या हो। तो आप लोग को सिंपल सी बात क्या करना है, आप लोग को बढ़ते क्रम से लेना है, जो बीच में 200 संख्या आएगा उसको लेकर उसको जोड़ के फिर 2 से भाग दे दीजिएगा तो आप लोग का माध्यिका निकल जाएगा। अगला देखते हैं हम अवर्गीकृत बारंबारता वितरण के लिए माध्यिका बराबर क्या होगा? जो अवर्गीकृत बारंबारता है यानी यहाँ पर क्या है? वर्ग अंतराल नहीं दिया रहेगा। ठीक है ना। माध्य तो दिया रहेगा और आंकड़ा तो दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा। ठीक है। तो क्या करेंगे हम? n/2 मतलब क्या है? n मेरा क्या है? n मेरा यहाँ पर है बारंबारताओं का कुल योग, यानी n/2 बारंबारताओं का कुल योग में हम 2 से भाग दे देंगे तो n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखेंगे कि इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन है के संगत चर मान, और उसके संगत चर मान जो होगा वही मेरा कहलाएगा माध्यिका। क्या कहलाएगा? उसके सामने वाला जो चर मान होगा वही मेरा कहलाएगा माध्यिका। अब आते हैं जब हम मेरा माध्यिका वर्ग दिया हो यानी वर्ग अंतराल दिया हो तो क्या करेंगे? अब देखते हैं वर्ग अंतराल दिया हो तो ये सूत्र काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको बोलते हैं वर्गीकृत वितरण के लिए। ठीक है ना। तो वर्गीकृत वितरण के लिए सूत्र होता है माध्यिका बराबर क्या? l प्लस n/2 माइनस कैपिटल F बटा स्मॉल f इंटू आई। अब बात करते हैं कि n/2, n मेरा क्या था? तो n बता चुके हैं हम आप लोगों को कि n मेरा क्या है? कुल बारंबारताओं का योग, और n/2 क्या है? कुल बारंबारताओं का योग से 2 से भाग दो। ठीक है ना। और मेरा बात करते थोड़ा माध्यिका वर्ग क्या होता है। माध्यिका वर्ग मेरा क्या होगा? n/2 से ठीक बड़ी संख्या बारंबारता ले लेंगे और उसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा। ठीक है ना। उसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा उसी को हम लोग बोलेंगे माध्यिका वर्ग। क्या बोलेंगे? माध्यिका वर्ग। और माध्यिका वर्ग में जो l मेरा क्या होगा? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। l मेरा क्या होगा? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। n मेरा क्या है? बारंबारता का कुल योग, ये तो बता चुके हैं। f मेरा क्या होगा? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। माध्यिका वर्ग के सामने जो बारंबारता होगा उसको बोलेंगे स्मॉल f। क्या बोलेंगे? अब यहाँ ध्यान देना है, कैपिटल F मेरा क्या होगा? तो माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाला जो वर्ग आएगा उसका संचयी बारंबारता। यहाँ ध्यान दो, संचयी बारंबारता। ठीक है ना। और आई मतलब क्या होता है? माध्यिका वर्ग की लंबाई, यानी माध्यिका वर्ग में उच्च सीमा घटा निम्न सीमा करेंगे तो जितना आएगा वही कहलाएगा माध्यिका वर्ग की लंबाई। तब सूत्र याद रखना है, माध्यिका बराबर क्या? l प्लस n/2 माइनस कैपिटल F बटा स्मॉल f इंटू आई। नेक्स्ट देखते हैं आप पहुँचते हैं बहुलक में। अब मेरा आ गया बहुलक। क्या आ गया? बहुलक। बहुलक इंग्लिश से मोड बोलते हैं। बहुलक में भी वही सरल वितरण के लिए जब सिर्फ आंकड़ा दिया हुआ है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे? तो आप लोग जानते हैं बहुलक क्या करते हैं? तो वितरण में जो सर्वाधिक बार आने वाला चर मान है, जो सर्वाधिक बार जो संख्या होता है रिपीट होता है, वही मेरा क्या रहता है? बहुलक। जैसे इसमें बोलेगा बहुलक कौन होगा? इसमें देख रहे हैं 5 5 5 5 5 सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है, इसलिए बहुलक मेरा क्या होगा? 5। क्या होगा? 5। अब देखो अवर्गीकृत बारंबारता नहीं, सिर्फ बहुलक मतलब सिर्फ बारंबारता दिया हुआ है लेकिन वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ है, तब क्या होगा? सर्वाधिक बारंबारता देखेंगे किसका है? जिसका सर्वाधिक बारंबारता होगा वही मेरा हो जाएगा। उसके सामने वाला जो चर मान रहेगा, उसके सामने वाला जो मेरा आंकड़ा रहेगा वही मेरा कहलाएगा बहुलक। क्या कहलाएगा? बहुलक। अब आता है वर्गीकृत वितरण के लिए, यानी जिसमें वर्ग अंतराल दिया रहे तब क्या होता है? जब वर्ग अंतराल दिया रहे तो बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है? ये याद कर लेना आप लोग। l प्लस FO माइनस F-1 बटा 2FO माइनस F-1 फिर माइनस F1 इंटू करना है ऊपर आई। क्या करना है? आई। अब बात करते हैं कि ये सब मेरा है क्या? F0 ये सब मेरा क्या है?
तो एल मेरा क्या है, एल मेरा क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एल मेरा क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अच्छा बहुलक वर्ग किसे कहेंगे, तो आप लोग ध्यान दिए बहुलक वर्ग किसे कहेंगे, तो देख लीजिए आप लोग। बहुलक वर्ग मेरा क्या होगा, अधिकतम बारंबारता वाले जो वर्ग होगा उसके सामने वाला जो बहुलक आएगा, जो वर्ग आएगा उसको हम बहुलक वर्ग कहेंगे। अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग आप लोग देख लीजिएगा, उसके सामने में जो आएगा बहुलक, उसके सामने जो वर्ग आएगा वही मेरा क्या आएगा, बहुलक वर्ग। अब आप देखते हैं तो एल मेरा क्या होगा, एल मेरा होगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एफ ओ क्या होगा, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, क्योंकि जीरो में ही रह गया तो ऊपर गया तो नीचे गया, जीरो में रह गया, यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता। स्मॉल एफ का मतलब होता है बारंबारता, क्या होता है बारंबारता। और एफ -1 यहाँ घट गया, यानी ऊपर ऊपर चला गया, यानी बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक है। F1 यानी 0 से 1 बढ़ गया, यानी बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता होता है। और आई मेरा क्या होता है, वर्ग अंतराल की लंबाई, यानी जो बहुलक वर्ग आया है उसके निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा करेंगे तो जो लंबाई आएगा वही मेरा होगा बहुलक वर्ग। आप लोग देख लीजिए फिर एक बार सूत्र। अब क्या, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो क्या है, ये बहुलक माध्यिका और माध्य में क्या संबंध होता है, तो बहुलक बराबर मेरा होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार के लिए। बहुलक लिखिएगा, फिर माध्यिका लिखिएगा, फिर माध्य लिखिएगा, इसमें 3 से गुना कीजिएगा, इसमें 2 से गुना कीजिएगा। तो बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। इस प्रकार मेरा सिर्फ ज्योमेट्री का सेशन बचा है, ज्योमेट्री का एक स्पेशल सेशन लेते आएंगे। इस प्रकार आप लोग को काफ़ी कम समय में पूरा मैथ का रिविजन हो गया। आप लोग इसको ज़्यादा शेयर कीजिए, 21 तारीख से पहले अधिकांश स्टूडेंट के पास जो एग्जाम देने वाला पहुंच जाना चाहिए, जिससे कि वो भी एग्जाम जब देने जाए तो है। पहला आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का एक घात होता है, कितना होता है, एक घात। और जब इसका एक घात है तो इसका हल भी होगा एक हल, कितना होगा, एक हल। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म व्यापक रूप होता है ax प्लस बी के रूप में, ठीक है, इतना याद रखना है इसके बारे में। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में दो घात, द्वि मतलब दो, द्विघात बहुपद में कितना घात होता है, दो घात होता है। और इसका अधिकतम 2 हल होता है, कितना होता है, 2 हल, अधिकतम 2 हल। कौन कौन होता है, अल्फा बीटा, कौन होता है, अल्फा बीटा का आप लोग मान निकालेंगे तो अल्फा बीटा होता है, ठीक है ना। इसका व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बीटा ए, यानी मूलों का योगफल बराबर माइनस बी बीटा ए, और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बीटा ए। और द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना, ये सूत्र होता है, याद रखना है। अब त्रिघात बहुपद में पहुँचते हैं। त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात कितना होता है, 3 होता है, कितना होता है, 3। और इसका अधिकतम हल, अधिकतम मूल होता है 3, कितना होता है, जब घात 3 तो मूल 3, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। इसमें मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बीटा ए होता है। और दो मूल के गुणनफल करके मूलों का योगफल होता है सी बटा ए, सी बटा ए, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए। और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर त्रिघात बहुपद में बता रहे हैं डी बटा माइनस डी बटा ए होता है। और इसका व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और इसका सूत्र होता है क्या, त्रिघात बहुपद लिखने का सूत्र होता है ए इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी मूलों का योगफल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है, ठीक है ना। आज हम ज़्यादा समझाएंगे नहीं, सिर्फ शॉर्ट में जल्दी हमको पूरा करना है। अब आता है मेरा 2 चरबारे रैखिक समीकरण। 2 चरबारे रैखिक समीकरण को हल करने के 5 विधि होता है। वैसे तो 6 विधि होता है, लेकिन बता रहे हैं 5 विधि होता है। पहला था तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि में किसी x का मान या y का मान निकाल के तुलना कर दिया जाता है। और प्रतिस्थापन विधि में किसी एक का मान निकालते हैं, x या y का निकालते हैं, उसके बाद उसको डायरेक्ट प्रतिस्थापित कर देते हैं। और लुप्तीकरण विधि में हम क्या करते हैं, x या y किसी एक को गायब कर देते हैं। और बीजगुणन विधि सबसे इंपॉर्टेंट है। बीजगुणन विधि में x बराबर क्या होता है, बी एफ माइनस सी ई बटा ए ई माइनस बी डी, और y बराबर क्या होता है, सी डी माइनस ए एफ बटा ए ई माइनस बी डी। ये बीजगुणन विधि में होता है। एक लास्ट विधि है हल करने का, अनुपात निर्णय विधि, ठीक है ना। और एक विधि और है जिसके द्वारा हम समीकरण को हल कर सकते हैं, वो है मेरा ग्राफ विधि। जो जब आप लोग ग्राफ खींचते हैं तो जिस बिंदु पर करता है उसका हल वही होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार 6 नियम हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये VBI लिख लें, VBI। नेक्स्ट मेरा है एक और केवल एक हल, एक और केवल एक हल, अर्थात अद्वितीय हल, यानी और कोई दूसरा हल ना हो,
होने का शर्त क्या है, तो उसका होने का शर्त है क्या, जब A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 तो सिर्फ एक हल होता है, और उसको बोलते हैं हम क्या, ओ विरोधी समीकरण। मतलब विरोध नहीं किया है, एक हल दे दिया है, यानी ओ विरोधी समीकरण। और जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो एक बिंदु पर काटेगा, इसलिए ये सिर्फ एक हल देता है। इस तरह अगर एक बिंदु पर काटेगा, कितना पर काटेगा, एक बिंदु पर। नेक्स्ट देखते हैं अनगिनत हल होने का शर्त। अनगिनत हल होने का शर्त क्या है कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 सब अगर बराबर हो जाएगा तो ये मेरा अनगिनत हल होगा। इसको बोलेंगे आश्रित समीकरण, इसको बोलेंगे आश्रित समीकरण। और ऐसा ग्राफ खींचेंगे तो इसमें जो दो समीकरण जो खींचेंगे तो उसको दोनों जो एक दूसरे पर ओवर हो जाता है, क्या होता है, ओवर, एक दूसरे पर संपाती हो जाता है, अर्थात यह प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को टच कर रहा है, इसलिए इसका अनगिनत हल होता है। इसको संपाती भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इसका समीकरण इस तरह या इस तरह, ग्राफ इस तरह या इस तरह भी हो सकता है। नहीं देखते हैं कोई भी हल नहीं होने का शर्त, कोई भी हल होने नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब पहले तो बराबर हो जाएगा, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 तो पहले हो जाएगा, लेकिन लास्ट में यानी C1/C2 बराबर नहीं होगा तो उसको बोलेंगे एक भी हल नहीं होगा। इसका हल निकालेंगे तो निकलेगा ही नहीं, यानी क्या किया, समीकरण को विरोध कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं विरोधी समीकरण। ऐसे ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, देखो कहीं भी दो समीकरण खींचे नहीं, कहीं दूसरे टच नहीं कर रहा है, जब कहीं एक दूसरे टच नहीं कर रहा है तो कोई भी बिंदु पर काट नहीं रहा है, जब कोई बिंदु पर काट नहीं रहा है तो एक भी हल इसका नहीं हो रहा है, क्योंकि जब बिंदु पर काटता है तब हल होता है, यानी इसका समांतर ग्राफ होता है। क्या होता है इसका समांतर ग्राफ, इस तरह भी हो सकता है या इस तरह भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग VBI लिख सकते हैं। नोट, विवेचक बोले या विविक्तर बोले या डी बोले, तीनों एक ही नाम है, और डी बराबर जो मेरा होता है सूत्र क्या होता है, B² - 4AC होता है। अगला देखते हैं अब क्या है, यदि डी यानी विवेचक बड़ा हो 0 से तो मूल की प्रकृति जो होता है वो क्या होता है, वास्तविक और असमान होता है, वास्तविक और असमान होता है। और मूल बराबर हो क्या होता है, सूत्र -B ± √100D/2 है, ठीक है ना। और डी जहाँ पर आप भी लिख सकते हैं, B² - 4AC लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग पहले डी निकालिएगा, क्योंकि डी अगर छोटा आ जाएगा 0 से तो उसका मूल नहीं निकलता है, ठीक है ना। तो आप लोग वहीं लिख दीजिएगा क्या कि इसका मूल निकालना असंभव है, इसलिए पहले आप लोग डी निकाल कर सूत्र में बैठाइएगा, ठीक है। यदि डी बराबर 0, यदि डी बराबर क्या हो 0 तो मूल की प्रकृति क्या होगा, तो वास्तविक तो होगा ही, लेकिन यहाँ बराबर हो गया, इसलिए यहाँ भी होगा बराबर, यानी समान, क्या होगा, समान। अगर हम यहाँ पर डी के यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पूरा मेरा क्या होगा, ये डी मेरा, ये तो मेरा हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो मेरा बचेगा क्या, माइनस, ये पूरा लिखा होगा -B/2 है, इसलिए -B/2 है, -B/2 है, दो बार लिखे, क्यों, क्योंकि समान हल होता है, दोनों इक्वल होता है, इसलिए -B/2 है, -B/2 है। तो जब इक्वल होता है, जब डी बराबर होता है 0 तो मूल होता है -B/2 है, -B/2 है, दोनों बराबर होता है क्योंकि समान होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेरा है, यदि जब डी यानी विवेचक छोटा हो जाए 0 से, तब बता दें जब छोटा हो जाएगा 0 तो इसका मूल क्या होगा, ओ वास्तविक, जिसको काल्पनिक भी बोल सकते हैं, आभासी भी बोल सकते हैं, और ओ समान होगा, ठीक है ना। लेकिन इसका मूल ही नहीं निकलेगा, इसलिए जब आप लोग हल कीजिएगा तो जब डी बराबर 0 आ जाएगा तो आप लोग लिख दीजिएगा कि इसका मूल निकालना संभव नहीं है, क्योंकि ये काल्पनिक है, कल्पना कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, इसका मूल का मान संभव नहीं है, ये लिखे हैं, ठीक है ना। और मूल बराबर क्या होता है, मूल बराबर हम लोग का होता है -B ± √100B² - 4AC/2 है, या B² - 4AC को हम क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो D/2 है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में पहुंचते हैं। समांतर श्रेणी यानी AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें nवां पद बराबर क्या होता है, जब हमको nवां पद निकालना होता है तो Tn इसको लिखते हैं, Tn बराबर क्या होता है, A + n - 1 × D। D क्या होता है, D में होता है दो लगातार पदों का अंतर, दो लगातार पदों का अंतर, जिसको हम सार्वंतर बोलते हैं। ऐसे मतलब होता है n पदों का योगफल, n पदों तक का योगफल, यहाँ nवां पद बताना है और यहाँ पर n पदों का योगफल, n पदों का योगफल बराबर होता है n/2 × 2a + n - 1 × D होता है, ठीक है ना। और Sn बराबर एक और सूत्र होता है, जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो हम डायरेक्ट ये सूत्र लगा देंगे, पदों का योगफल बराबर क्या लगा देंगे, n/2 × a + l लगा देंगे। और एक सूत्र और होता है समांतर माध्य, जब 3 संख्या दिया हो, समांतर माध्य पूछे तो समांतर माध्य बराबर होता है पहला पद जो अंतिम पद, यानी पहला पद जो तीसरा पद बटा 2, यानी a + b/2 समांतर माध्य बराबर। अब यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, जहाँ a मेरा क्या है, प्रथम पद है, Tn क्या है, nवां पद है, D मेरा क्या है, सार्वंतर है, Sn क्या है, n पदों का योग है, और L क्या है, मेरा अंतिम पद है, क्या है। अब पहुँचते हैं नियामक ज्यामिति में। एक आप लोग के लिए जो है ज्योमेट्री हम छोड़ दिए, ज्योमेट्री से छोड़े क्योंकि वो समझने वाला चाहिए थी, ठीक है ना। तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो लेके आएंगे, काफ़ी स्पेशल वीडियो, सिर्फ जियोमेट्री को छोड़ के बाकी हम सारा चीज़ हम कवर कर दिए हैं, ठीक है ना। सो नहीं रखते हैं। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होता है, x² + y² होता है, √100x² + y² होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर + y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x = x1 + x2/2 होता है, और y = y1 + y2/2 होता है, ये मध्य बिंदु बराबर।
और विभाजन बिंदु, विभाजन विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र कब? जब अंतः विभाजन करे। तो जब अंतः विभाजन करेगा तो x बराबर यानी x का x निर्देशांक होगा मेरा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 जो m2, और जिस बिंदु पर विभाजन कर रहा है उसका y निर्देशांक होगा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y2 बटा m1 प्लस m2। अब देखते हैं जब बाय विभाजन करें तो सूत्र क्या होगा। बाय विभाजन सूत्र क्या होगा? बाय विभाजन सूत्र में कुछ नहीं करना, जहाँ वहाँ प्लस देखे थे अंतः विभाजन में वहाँ पर यहाँ कर देना है माइनस। क्या कर देना है? माइनस, दोनों जगह कर देना है, ठीक है ना। अब देखते हैं त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक, ये आपका एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना, इस भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक होगा मेरा x बराबर x1 जो x2 जो x3 बटा 3, और y बराबर क्या होगा? y निर्देशांक बराबर क्या होगा? y1 x, सॉरी यहाँ पर y1 होगा, यहाँ x लिखा गया, y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा 3 होगा, ठीक है। नहीं देखते हैं त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक क्या होगा? अंतः केंद्र के निर्देशांक का x निर्देशांक जो होगा वो होगा मेरा ax1 जोड़ bx2 जोड़ cx3 बटा a प्लस b प्लस c, याद रखना है। और ABC मेरा क्या है? तो ABC मेरा क्या है? त्रिभुज की तीनों भुजा है, त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई है। और y बराबर होगा ay1 जोड़ by2 जोड़ cy3 बटा a प्लस b प्लस c। कब? जब अंतः केंद्र बोले, यहाँ ध्यान देना, जब अंतः केंद्र बोले तब ये सूत्र होगा, लेकिन जब बोले केंद्रक सिर्फ बोले तो सिर्फ सीधे करना है x1 जोड़ x2 जोड़ x3 करके 3 कर देना है x बराबर, और y बराबर कर देना y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा 3। ये सब इसमें दोनों में कुछ अंतर है, इसको आप लोग ध्यान देना है, ठीक है ना। नहीं रहता त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं क्या होता है? हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसको आप लोग कैसे याद कीजिएगा? x1 x2 x3 लिख दीजिएगा और यहाँ 2 से शुरू कीजिएगा, 2 माइनस 3, फिर 3 यहाँ आएगा, 3 माइनस 1, फिर 1 यहाँ आएगा, 1 माइनस 2, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं मेरा, यदि तीनों बिंदु संरेख हो, जब संरेख होगा यानी एक ही रेखा में होगा तो त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगा। त्रिभुज का जब निर्माण नहीं करेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 0। क्या होगा? 0। तो जब तीनों बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 0। क्या होता है? 0, ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर स्टूडेंट गलत करता है, ये आप लोग को ध्यान देना है। क्या मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0, और आगे वाला यानी x निर्देशांक को भुज बोलते हैं, y निर्देशांक को कोटि बोलते हैं, याद ध्यान रखना। कोई भी निर्देशांक हो उसमें आगे भुज पीछे कोटि। x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, काफी इंपॉर्टेंट, x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x पर पूछेगा तो x मेरा 0 नहीं होगा और उसके विपरीत हो जाएगा 0, यानी y हो जाएगा 0। अब जब y अक्ष पर पूछेगा किसी बिंदु का निर्देशांक तो y मेरा y ही रहेगा, लेकिन x मेरा हो जाएगा 0, यानी उल्टा होता है, ठीक है ना। जब x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी पूछे तो y निर्देशांक कहलाएगा, क्या कहलाएगा? y निर्देशांक। उल्टा, x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी y निर्देशांक कहलाता है और y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी x निर्देशांक कहलाता है। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इस तरह पूछा जाता है क्वेश्चन, स्टूडेंट अक्सर गलत कर देता है, ठीक है ना। जस्ट उल्टा होता है इसमें। ये मेरा क्या है? ये मेरा प्रथम पार्ट होता है, ये द्वितीय पार्ट होता है, ये तृतीय पार्ट, चतुर्थ पार्ट होता है। प्रथम पार्ट में मेरा सब प्लस होता है, प्लस प्लस, द्वितीय पार्ट में मेरा माइनस प्लस होता है, और तृतीय पार्ट में मेरा माइनस माइनस होता है, चौथी पार्ट में प्लस माइनस होता है। अगर यहाँ पर देखो अगर इसको हम बताएं तो यहाँ पर आगे क्या है? दू, तो इसको बोलते हैं x निर्देशांक, और x निर्देशांक को ही बोलते हैं क्या? भुज। और पीछे क्या है? y, पीछे क्या है? 3, पीछे वाला बोलते हैं y निर्देशांक, और y निर्देशांक को ही बोलते हैं कोटि। आगे देखते हैं, चलो आगे देखते हैं मैथ के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला मेरा है वास्तविक संख्या लिए हैं। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या में आप लोग पढ़े हैं यूक्लिड का भाग लेमा या भाग एल्गोरिदम में क्या पढ़े हैं? a बराबर होता है BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R होता है, जहाँ a क्या है? भाज्य, ये है मेरा भाजक, ये है मेरा भागफल, और ये है मेरा शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, और R का मान होना चाहिए दोस्त, शेषफल का मान होना चाहिए 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा 20 से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। अब कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। सबसे छोटा विषम संख्या 1 होता है, और विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से होता है, सबसे छोटा विषम संख्या 1। सबसे छोटा सम संख्या 2, और विषम संख्या 2 से स्टार्ट होता है, 2 4 6 8 चलते रहता है। सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1, और प्राकृत संख्या मेरा 1 से स्टार्ट होता है और चलते रहता है। सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0, और पूर्ण संख्या मेरा 0 से स्टार्ट होता है और चलते रहता है। और इस प्रकार सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? तो अभाज्य संख्या मेरा 2 से स्टार्ट होता है, तो मेरा 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। नेक्स्ट देखते हैं 2, नोट में ध्यान देना है, 2 ऐसा एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। 2 एकमात्र ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है।
परिमेय संख्या मेरा माइनस में हो सकता है, परिमेय संख्या मेरा जीरो भी हो सकता है, परिमेय संख्या मेरा बटा के रूप में और माइनस में भी हो सकता है, परिमेय संख्या मेरा प्लस के रूप में भी हो सकता है, परिमेय संख्या बटा के रूप में भी हो सकता है, परिमेय संख्या वो भी हो सकता है जिसका वर्गमूल निकलेगा वो ही परिमेय संख्या हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन वो परिमेय संख्या जो है मेरा जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा वो मेरा अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। और रूट के अंदर होना चाहिए, जैसे 3, √105, √106, √150, √120 नहीं रखते हैं। नेक्स्ट मेरा है फार्मूला, महत्तम सामवर्तक गुना लघुत्तम सामवर्तक बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। और नेक्स्ट है सह आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जब दो संख्या का महत्तम सामवर्तक कितना हो, 1 हो। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, जब दो संख्या का महत्तम सामवर्तक 1 हो तो वह दोनों एक दूसरे का सहभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे हम 16 और 9 का महत्तम सामवर्तक निकालेंगे, इसका महत्तम सामवर्तक 1 आएगा तो ये मेरा सहभाज्य संख्या, उसी प्रकार इसका भी 1 आएगा, उस प्रकार इसका भी 1 आएगा, सभी का 1 आएगा। सभी मेरा यहाँ पर क्या है, ये सभी मेरा सहभाज्य संख्या है। नहीं देखते हैं, दो लगातार यानी क्रमिक विषम संख्या या प्राकृत संख्या या अभाज्य संख्या बोले का महत्तम सामवर्तक कितना होगा, 1। विषम संख्या 2 लगातार है तब भी 1, प्राकृत संख्या 2 लगातार है तब भी महत्तम सामवर्तक 1, और अभाज्य संख्या 2 लगातार है तब भी महत्तम सामवर्तक 1 होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट ध्यान देना है, ऐसे दो अभाज्य संख्या महत्तम सामवर्तक 1 ही होता है, ठीक है ना। 2 लगातार सम संख्या का महत्तम सामवर्तक होता है तो 2 लगातार सम संख्या महत्तम सामवर्तक 2 होता है, याद रखना। जैसे 4 और 6 का महत्तम सामवर्तक निकालिएगा, 2 लगातार महत्तम यहाँ पर सम संख्या है जिसका 2 आएगा, कितना आएगा, 2। नहीं रखते हैं अभाज्य संख्या, 1, 9 तो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या मेरा 2 से स्टार्ट होता है, तो 1, 9 तो अभाज्य संख्या है और 9 तो यौगिक संख्या है। अब बात करते हैं यौगिक संख्या क्या होता है मेरा, तो यौगिक संख्या क्या होता है ये ध्यान देना है। यौगिक संख्या जो होता है वो अभाज्य का जस्ट उल्टा होता है, ये एक और खुद किससे तो भाग लगेगा ही लगेगा, लेकिन किसी और से भाग लग जाएगा, किसी और संख्या से भाग लग जाएगा, तो यह मेरा कहेगा अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या। जैसे 4, 6, 9, 10, 12, 14। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेरा है यदि P/Q का परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, अगर P/Q का दशमलव % शांत होगा, कब शांत होगा, यदि उसका हर बोले तो नीचे वाला, अर्थात Q को अगर हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो वो 2 और 5 के रूप में टूट जाएगा, यानी 2n × 5m के रूप में उसको लिख देंगे तो वो मेरा शांत कहलाएगा। अगर इसके ये रूप में नहीं लिख पाएंगे तो वो मेरा अशांत कहलाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, यदि P/Q का दशमलव % शांत होगा, कब वो शांत होगा, यदि उसका हर यानी नीचे वाला अर्थात Q को हम 2n × 5m के रूप में नहीं लिख पाएंगे, अगर उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 और 5 के अलावा कोई संख्या और आ जाता है तो वो उसको हम अशांत संख्या बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए, ठीक है ना। नहीं देखते हैं बहुपद का गुना भुजा होता है, √3/2 गुना भुजा होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रायिकता मेरा छूट गया था, प्रोबेबिलिटी उसमें मेरा छूट गया था, जो आगे ला दिए थे आप लोग को पूरा मैथ का फार्मूला दिए थे, सिर्फ उसमें ज्योमेट्री छुटा हुआ था तो उसमें हम छूट गया था मेरा ये प्रायिकता भी इसी में हम कवर कर लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्या है मेरा प्रायिकता, यानी P। प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी जितना परिणाम मतलब कोई घट रहा है कितना घटेगा, ठीक है ना। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभव परिणामों की संख्या। जैसे मान लो लूडो फेंकने पर 1 आने पर आता है, एक हो गया क्या मेरा, 1 सिर्फ उसमें 1 ही बार है, ठीक है ना, इसलिए 1 मेरा आ गया अनुकूल परिणामों की संख्या। और संभव परिणाम क्या है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। संभव मेरा 6 है, कितना है, 6, तो यह हुआ 1/6, क्या हुआ 1/6, ठीक है ना। तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभव परिणामों की संख्या, ये मेरा सूत्र हुआ। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे तो हम बोल सकते हैं कि 1, 2 नंबर फिक्स है आना, ठीक है। देखते हैं प्रायिकता का मान जो होता है 0 से छोटा तथा 1 से बड़ी कभी नहीं हो सकता है। 0 से छोटा और 1 से बड़ा कभी नहीं प्रायिकता का मान हो सकता है। यानी प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से लेकर 1 तक होता है। तो वही यहाँ लिखा है। इस तरह भी क्वेश्चन दे देगा कि इसमें से इस तरह 4 आप लोग को रिलेशन दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सही है, तो आपको क्या सही होगा कि जो प्रायिकता जो मान है वो 0 के बराबर हो सकता है, 0 से प्रायिकता मान जो है वो बड़ा हो सकता है, और प्रायिकता जो मान है वो 1 के बराबर हो सकता है, या प्रायिकता जो मान है वो 1 से छोटा हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं और 0 से छोटा नहीं, याद रखना है। अगला मेरा है निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है। निश्चित घटना प्रायिकता होता है 1, कितना होता है 1, क्योंकि जब निश्चित घटना होगा तो वो मेरा डायरेक्ट है। जैसे मान लो एक सिक्का में हेड दोनों तरफ हेड ही है तो उसको बोलेंगे हेड आने प्रायिकता क्या होता है, हेड ही होगा, क्योंकि दोनों तरफ हेड है तो सिंपल सी बात है हेड ही आएगा, तो वह निश्चित घटना, क्या हुआ निश्चित घटना। निश्चित घटना प्रायिकता मेरा क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1। असंभव घटना प्रायिकता, अगर मान लो कोई लूडो है उसमें बोलेगा 7 आने प्रायिकता कितना है, तो 7 आएगा नहीं, वो संभव घटना है, 7 तो उसमें 1 बार भी नहीं है, तो 0 बटा हो जाएगा, संभव परिणामों की संख्या 6 हो जाएगा, तो भाग देंगे क्या होगा 0, क्या होगा 0।
इस प्रकार क्या होगा, असंभव घटना प्रायिकता क्या होता है, 0। निश्चित घटना का 1 और संभव घटना का 0, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट। अगला देखते क्या, प्रायिकता का अधिकतम मान। तो सिंपल, प्रायिकता का अधिकतम मान देखें कि 1 हो सकता है, 1 से तो बड़ा नहीं हो सकता, तो प्रायिकता का अधिकतम मान होगा 1। कितना होगा, 1। और प्रायिकता का न्यूनतम मान यानी असंभव मान जिसको बोलते हैं, ठीक है, न्यूनतम मान कितना होगा, 0। कितना होगा, 0, यानी 0 हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता, सबसे न्यूनतम जो है 0 हो सकता है। अगला देखते हैं, घटना घटने की प्रायिकता एवं घटना नहीं घटने की प्रायिकता का योगफल हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1। जैसे मान लो सिक्का को उछाले हैं तो हेड आने की प्रायिकता कितना होता है, 1/2। कितना होता है, 1/2। अब कोई बोलेगा हेड नहीं आने प्रायिकता, तो सिंपल सी बात है, उसका भी 1/2 होगा, और दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1। कितना होगा, 1। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, घटना घटने की प्रायिकता एवं घटना नहीं घटने की प्रायिकता का योगफल हमेशा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। अब उसको लिख दिया प्रतीक के रूप में PE यानी घटना घटने की प्रायिकता, जोड़ PE डैश यानी घटना नहीं घटने की प्रायिकता का योगफल कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा कुछ मतलब लेते आए हम। देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो बताए तो प्रायिकता क्या होता है, 0 छोटा नहीं हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, यानी 0 और 1 के बीच में रहेगा, और 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। देखो 1/2 ये तो 0 1 के बीच में है, तो ये मेरा प्रायिकता का मान हो सकता है, ठीक है ना। -1 0 छोटा होगा तो ये मेरा नहीं होगा। 0 न्यूनतम होता है, 0 हो सकता है, और संभव घटना प्रायिकता 0 होता है, तो ये होगा। 20% का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब नीचे 100, तो 100 देंगे नीचे तो क्या होगा, 1/4। कितना आएगा, भाग देगा तो कितना आएगा, परसेंट का मतलब नीचे 100, तो 20/100 यानी 1/4, ठीक है ना। काटेंगे तो 1/4 आएगा, तो 1/4 क्या है, 0 1 के बीच में आ रहा, तो ये मेरा होगा। 1.5 क्या है मेरा, 1 से बड़ा हो गया, इसलिए ये मेरा प्रायिकता का घटना की प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। 0.6 ये मेरा क्या है, 0 1 के बीच में है, तो ये मेरा होगा। 0.99 ये भी मेरा 1 से छोटा है और 0 के बीच में है, ठीक है, 0 से बड़ा है, तो ये मेरा होगा। 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब 100, तो नीचे 100 दे दो, काटेगा तो कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1। तो 100% का मतलब होता है 1। कितना होता है, 1। तो 1 तो प्रायिकता का मान होता है, और निश्चित घटना प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, और अधिकतम मान प्रायिकता का 1 हो सकता है, तो ये मेरा होगा, यानी 1 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। 1 तो 1 मेरा होगा। 120%, 100% का मतलब कितना होता है, 1। 120% मतलब क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, तो 1 से तो बड़ा नहीं हो सकता है, तो ये मेरा नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दो मेरा क्या 1 से बड़ा है, तो ये भी मेरा नहीं होगा प्रायिकता का मान। ये 0.5 ये क्या 0.5 का 0 और 1 के बीच में है, ठीक है ना, तो ये मेरा प्रायिकता का मान हो सकता है। 2/3 3 से 2 में भागा देंगे तो आएगा आपको कुछ मतलब 1 से छोटा आएगा और 0 से बड़ा आएगा, ठीक है ना, तो ये मेरा हो सकता है, ठीक है। लेकिन 3/2 करेंगे तो 3/2 में भाग देंगे तो कितना आएगा मेरा 1.5। कितना आएगा, 1.5, और 1.5 मेरा 1 से बड़ा है, इसलिए प्रायिकता का मान ये नहीं होगा, ठीक है ना। इस तरह में परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम इतना डिस्कशन करा दिए हैं। अब कुछ और लिख दिए क्या, एक सिक्के के उछालने पर शीर्ष या पट, शीर्ष यानी हेड और पट यानी टेल आने की प्रायिकता कितना होता है, तो 1/2। कितना होता है, 1/2, ठीक है ना। चलो ये हम ऐसे लिख दिए, जगह बचा था तो लिख दिए थे। चलो बताएं आप लोग को वीडियो कैसा लगा है, और आप लोग कमेंट जरूर करें और जरूर बताएं वीडियो आप लोग कैसा लगा है। और आप लोग ये वीडियो को काफ़ी से काफ़ी शेयर करें, जिससे कि काफ़ी स्टूडेंट पर पहुंच सके और वो जो है ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सके, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई परीक्षा समय आप लोग रिवीजन करके जाइएगा तो काफ़ी काम देगा।